नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का 5वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इनसे पहले का 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें ताकि आज का क्लास आप लोगों को बेटर समझ में आए। अगर उन सभी वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आज डाल दूंगा। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल सृष्टि आईएएस के प्लेलिस्ट में जो संविधान नाम से प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर के भी उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो का PDF चाहिए और आगे आने वाले भी सभी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि आईएएस 20 को जाकर अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम इन वीडियो का PDF तो डालते ही हैं, साथ ही में डेली करंट अफेयर एनालिसिस के साथ और भी बहुत सारे कंटेंट जो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं उन्हें हम डालते हैं। साथ ही इन वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को दबाना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए जब 1000 सब्सक्राइबर होगा तभी मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आ पाऊँगा। ठीक है, तो आइए बिना समय को गवाए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण व उनकी विशेषताएं, उनकी प्रकृति, उनके स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान है उनकी परिभाषा क्या है, फिर उनका उद्देश्य देखेंगे हम, फिर देखेंगे हम कि आखिर जो है ये संविधान है उनका एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो क्रमिक मांग है किस प्रकार उठे और फिर जो है उनको देखते हुए किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा जो है समय समय पर जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और फिर कैबिनेट मिशन को जो है यहाँ पे भेजा गया भारत, और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही संविधान सभा का गठन होगा और 1946 में चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव किस प्रकार से हुआ उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संविधान में महिलाओं की कितनी संख्या थी, SC ST की कितनी संख्याएं थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस दौरान देशी रियासतों का क्या रोल रहा। उसके बाद में जो है हम देखेंगे यहाँ कि जो प्रारूप समितियां हैं और विभिन्न समितियां हैं जो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए बनाया गया था उनका क्या योगदान रहा संविधान निर्माण में। और फिर हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो प्रारूप समिति है उनके बीच क्या संबंध था। साथ ही हम देखने वाले हैं कि हमारे संविधान में जो है कुल कितने जो है अनुच्छेद है, कितने भाग हैं और कितनी जो है अनुसूचियां हैं। उनके बाद उन सारे अनुसूचियों में क्या क्या लिखा हुआ है। साथ ही हम यहाँ कैबिनेट मिशन का भी विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों अर्थात कार्यों का निर्धारण करता हो, इसे हम देश के सर्वोत्तम आधारभूत विधि के रूप में भी जो है मान सकते हैं। और यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को ये शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों को जो है संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पालन करने का जो है निर्देश देता है और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। ओवरऑल हम देखें तो संविधान क्या है तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है और उन्हीं दस्तावेज के अनुसार किसी देश का शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था आदि को जो है शक्तियाँ मिलती है और उन्हें निर्देश मिलता है कि उन्हें किन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और किस प्रकार से जो है शासन चलेगा, न्याय व्यवस्था चलेगा। यही संविधान है। ये 2 प्रकार का होता है, एक लिखित एक अलिखित। लिखित संविधान की बात करें तो इनका सर्वोच्च जो उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है। अलिखित संविधान का उदाहरण जो है ब्रिटेन है। अगर दोनों में फ़र्क की बात करें हम, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर लिखित और अलिखित संविधान है क्या। ये तो सभी को पता होता है कि लिखित और अलिखित, लेकिन उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत सारे लोगों को जो है आपको देखिएगा कि उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि लिखित संविधान
का मतलब है कि उस देश में जो विधि व्यवस्था होगी उनकी एक लिखित दस्तावेज होगी, जैसे कि भारत। लेकिन अलिखित संविधान वाले देश में कोई ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि समय समय पर उस देश की जो सरकार है और उस देश के जो न्यायालय हैं उनके द्वारा कानून बनाया जाता है और इस तरीके से जो है वहाँ का शासन व्यवस्था चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा संविधान जो है क्या है। उसके बाद हम आगे देखेंगे अभी कि आखिर जो ये संविधान है और इनका जो अंग्रेजी में हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इन शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है और जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत होता है। अर्थात अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की बात करें तो ये लैटिन भाषा शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांत या नियमों के समुच्चय को हम संविधान कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा आधुनिक युग में अगर हम वैश्विक तौर पर बात करें तो संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 ईस्वी में जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद जो है बनाया गया था। यहाँ याद रखिएगा 1787 ईस्वी का फिलाडेल्फिया सम्मेलन, क्योंकि ये जो है आपको पूछता है कि किस सम्मेलन के बाद जो है अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था, तो ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 के द्वारा। ठीक है, आगे हम अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना और जो कि आज के डेट में वर्तमान समय में भी ये विद्यमान है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। आगे हम संविधान की परिभाषा को यहाँ देखेंगे कि आखिर संविधान को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक्चुअली संविधान एक मौलिक दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है किसी भी देश के लिए। साथ ही यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण करता है एवं जो है उसे मर्यादित करता है। राज्य के अंगों से यहाँ तात्पर्य कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से है। या आज के अंगों को अधिकार जो मिला हुआ है उनको मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह वाली जो प्रवृत्ति है उनको होने से ये रोकता है। अर्थात ये जो संविधान है हमारी सरकार को जो है उन्हें निरंकुश होने से, तानाशाह बनने से रोकता है। शक्ति के एक जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है उनको रोकता है। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है और इनका जो है उदाहरण के तौर पर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, साथ ही जो है पंचायती राज, इन सभी जो संस्था है उनके बीच जो है शक्तियों का यहाँ विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है और ये संविधान इन सारी बातों का व्यवस्था करता है। साथ ही आप देखेंगे कि संविधान देश की जनता की आकांक्षाओं एवं आशाओं का जो है एक पुंज होता है, किरण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी देश की जो जनता है उनका अपने संविधान पे जो है अटूट विश्वास होता है और उन्हें ये विश्वास होता है कि उनके साथ उनके देश का संविधान कोई भी गलत चीज़ नहीं होने देगा, अन्याय नहीं होने देगा। ठीक है, इसके बाद हम संविधान के उद्देश्य को देखने वाले हैं। यहाँ संविधान का उद्देश्य जो है वो सरकार के अंगों, फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ अंगों का मतलब है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनका सृजन करना, जैसे कि विधान पालिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, साथ ही सरकार के इन अंगों की शक्तियों व कर्तव्यों, दायित्वों आदि को ये निर्धारित करता है और उसे साथ में मर्यादित करता है ताकि वो निरंकुश न हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को ये स्पष्ट करने का काम करता है और उनके बीच में जो है एक जो है पुल का बनाने का काम करता है, सेतु बनाने का काम करता है ताकि वो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो है
देश को जो है एक जो है सुरक्षित शासन व्यवस्था प्रदान कर सके और देश के जो निम्न से निम्न वर्ग है उनको भी जो है क्या मिल सके, न्याय मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप संविधान के प्रयोग, इनके एप्लीकेशन की बात करें तो संविधान का निर्माण जो है सर्वप्रथम एथेंस यूनान में हुआ था प्राचीन काल में, और सबसे पहला जो प्रयोग है संविधान का उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो है आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना जो कि लिखित संविधान है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड को जो है संसदीय सरकार जो कि भारत में भी है और भारत भी इंग्लैंड से ही उधार लिया है का उद्गम स्थान या जन्मदाता कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इन्हें अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं तथा स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आता है। तीनों बात क्या क्या कि पहला तो ये कि संसदीय सरकार का जो है उद्गम स्थान या जननी किसे कहा जाता है तो इंग्लैंड को। दूसरी बात ये कि अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता या जननी किसे कहा जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। तीसरी बात कि गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है तो स्विट्जरलैंड को। ये तीनों बात जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। इसके अलावा अगर इनके प्रयोग में देखें तो नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि का उल्लेख करना भी जो है संविधान के प्रयोग के अंतर्गत आप रखकर उनका जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखने वाले हैं कि संविधान निर्माण की जो क्रमिक मांग है भारत में वो किस प्रकार उठा और इन मांगों को करने वाले कौन कौन से लोग थे और फिर इन मांगों को ध्यान में रखकर इन मांगों से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार जो है भारत में जो है समय समय पर अपने तरफ से जो है मिशन को भेजा गया और उनके द्वारा जो है आखिरकार जो है संविधान सभा का गठन हुआ और फिर हमारा संविधान बना। तो आइए बारी बारी से हम यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से अगर हम संविधान सभा का विचार करने की अगर बात करें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि थे जिनका नाम था क्या, सर हेनरी मैन। क्या नाम था इसका, सर हेनरी मैन के द्वारा सर्वप्रथम जो है इस दिशा में जो है प्रयास किया गया। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया तो ब्रिटिश सरकार के जो व्यक्ति थे सर हेनरी मैन उसने प्रस्तुत किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि व्यवहारिक रूप में, यहाँ सैद्धांतिक रूप से बात हो रही थी, व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ। कहाँ हुआ, अमेरिका में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन जो है सर्वप्रथम आपको जो है 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक जो कि बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा जो है तैयार किया गया था उसमें देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चंस ये आएगा कि सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के सिद्धांतों को किस विधेयक में प्रस्तुत किया गया तो स्वराज्य विधेयक में। कब किया गया तो 1895 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संविधान सभा का जो सुझाव है सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा कब दिया गया तो ये 1922 ईस्वी में दिया गया और उनके द्वारा हरिजन नामक पत्र जो था उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत का जो संविधान है भारतीयों को स्वंग बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो आपसे स्टेटमेंट बनाकर भी पूछ देता है कई बार कि किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों का है और भारतीयों को स्वंग बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे कहा था हमारे बाबा अर्थात महात्मा गांधी ने। कब कहा था तो ये कहा था 1922 ईस्वी में। किस में कहा था तो हरिजन नामक पत्र में कहा था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देखेंगे कि आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। एकदम सही बात है। यहाँ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ
तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो हुआ था किसके द्वारा? ये हुआ था आपका संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से जो मांग है एक निश्चित मांग के रूप में किया गया। और ये जो है किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जो है कौन से वामपंथी नेता के द्वारा संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से मांग किया गया? तो ये किया गया था एम.एन. रॉय साहब के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय साहब के द्वारा। और ये कब किया गया? तो जून 1934 में। ठीक है, और जो है आगे चलकर 1934 में ही स्वराज्य पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा? स्वराज्य पार्टी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि स्वराज्य पार्टी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग कब रखी गई? तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आगे चलकर जो है कांग्रेस के द्वारा 1935 ईस्वी में, कब? 1935। इनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो है 1935 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई। और आपको पता है कि हमारा देश स्वतंत्र किस पार्टी के झंडे तले हुआ? तो कांग्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से अर्थात आधिकारिक रूप से जो है कब किया गया? तो ये किया गया 1935 ईस्वी में। और फिर आगे चलकर 1936 में कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उनमें भी भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। ठीक है, इसके बाद जो है आगे चलकर जो है 1938 ईस्वी में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा जो है संविधान सभा का वचन वयस्क मताधिकार के माध्यम से, किसके माध्यम से? वयस्क मताधिकार के माध्यम से कराने की जो है मांग किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का जो निर्वाचन है किस माध्यम से कराने की मांग की गई? तो वयस्क मताधिकार। कब किया गया? तो ये किया गया था आपका जो है 1938 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1938 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे ये कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। एक्चुअली हुआ क्या, जब इन सारे लोगों के द्वारा, सारी संस्थाओं के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, तो 1938 ईस्वी में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी संविधान सभा की मांग किया और निर्वाचन जो है उनका वयस्क मताधिकार के माध्यम से कराने की जो है मांग की। और इन सभी बातों से जो है प्रभावित होकर अंग्रेजों के द्वारा अगस्त में एक प्रस्ताव भेजा गया, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ा और ये 1940 में भेजा गया था। और सर्वप्रथम जो है इन्हीं के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के मांग को जो है स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किस प्रस्ताव के द्वारा या किसके द्वारा जो है संविधान सभा के मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से पहली बार स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जो कि 1940 ईस्वी में आया था। इसके बाद जो है ये भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल नहीं रहा, अतः अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। आगे चलकर फिर जो है आपका क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1900 जो है आपका 42 ईस्वी को, कब? 22 मार्च 1942 ईस्वी को जो है ये भारत आया। और फिर उनके द्वारा भी जो है संविधान सभा की रूपरेखा की बात स्पष्ट रूप से कही गई, लेकिन ये भी भारतीयों की आकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं रहा। अतः आगे चलकर इसी क्रम में अगला मिशन आएगा और उस मिशन का नाम होगा कैबिनेट मिशन। एक्चुअली 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल
जो है शिष्टमंडल से अपनी योजना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई। जो 24 मार्च 1946 है उसी में जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना, जिसका नाम कैबिनेट मिशन योजना था, उनके अंतर्गत जो अब वर्तमान संविधान सभा की जो संरचना है जो हम देखते हैं जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ, उनके द्वारा जो है इनका जो है संरचना किया गया। तो आइए हम कैबिनेट मिशन का अध्ययन यहाँ डिटेल में कर रहे हैं और उनको शुरू करते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 ईस्वी में, और खासकर ये कब, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय या त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है आपका संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कैसे इनका गठन हो, क्या क्या इनका वर्क होगा, कैसे इनके प्रतिनिधियों का चुनाव होगा आदि। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया था और ये तत्कालीन भारत के सचिव थे। इसके अलावा इनमें अन्य सदस्यों की बात करें तो 2 अन्य सदस्य थे जो कि थे ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स, और जो तीसरा इसका सदस्य था वो था एबी अलेक्जेंडर। ये नौसेना अध्यक्ष थे। तो यहाँ जो है क्वेश्चंस पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया, तो ये आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनमें कितने सदस्य थे तो 3। कौन कौन, तो पैंथिक लॉरेंस, और कौन, तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन थे, ये भी अलेक्जेंडर। इनके अध्यक्ष की बात करें तो ये भी कौन हो जाएगा, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये आपने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में कि ये कितने सदस्य थे, उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य है उनकी अगर बात करें तो उनका जो मूल उद्देश्य था ये था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना और इनके लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मुख्य जो काम था वो था भारत में वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना, और ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है कटुता का भाव ना हो, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले थे। अतः वो चाहते थे कैबिनेट मिशन कि कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो जाए, मुस्लिम लीग एक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार जो है अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जुलाई अगस्त 1946 में किया गया। यहाँ ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत सारा बन सकता है। और ये कौन कौन सा, पहला तो ये बनेगा आपका कि संविधान सभा का जो गठन है ये किस मिशन या किस योजना के प्रावधानों के अनुसार किया गया, तो ये किया गया आपका जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। इसके बाद जो है आपसे पूछ सकता है कि इनका जो चुनाव हुआ उनको जो है इनके अध्यक्ष सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किस रूप में हुआ, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। और इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया, जनता के द्वारा या फिर जो है किसके द्वारा, तो यहाँ पे इनका जो चुनाव किया गया था वो किया गया था राज्यों की जो विधानसभा है उनके द्वारा। और ये कब हुआ, तो ये चुनाव तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, ठीक है। और निर्वाचन जो है केवल 3 संप्रदायों अर्थात निर्वाचन के लिए जो है संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को, देशी रियासतों और जो कमिश्नरी क्षेत्र था उन सभी को जो है 3 सामुदायिक जो 3 संप्रदाय जो थे उनमें विभक्त कर दिया गया। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा अन्य अर्थात हिंदू वर्गों में इन्हें बांट करके जो है इनका जो है निर्वाचन होना था। तो ये याद रखिएगा कि निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों मुस्लिम, सिख व अन्य हिंदू में विभक्त करके जो है किया जाना था और कैबिनेट मिशन के द्वारा यही जो बात है निश्चित की गई थी, ठीक है। इसके अलावा चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक्चुअली उस समय में ब्रिटिश भारत की कुल 11
प्रांत थे और 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, तो इन 4 कमिश्नरियों को वाली जो प्रांत थी उनको भी संविधान सभा में उनके सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था और उनके एक एक सदस्य इसमें शामिल थे। फिर से याद रखिएगा कि कुल 11 प्रांत और 4 जो है ब्रिटिश भारत के, या यूँ कहे कि ब्रिटिश प्रांत के जो है कमिश्नरी थे और उन सभी कमिश्नरी को जो है एक एक सदस्य इसमें संविधान सभा में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार, किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होनी थी? ये होनी थी 389, 389। कितनी होनी थी? 389। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें से जो है 292 जो है ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत है, क्या प्रांत है? 11 प्रांत थे, उनसे आने थे और 4 जो है ब्रिटिश भारत के जो 4 कमिश्नरी थे, कमिश्नरी प्रांत, उनसे एक एक सदस्य आना था और जो 93 बचा वो आने थे देसी रियासतों से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत था कमिश्नरी को मिला दिया जाए तो उनको टोटल वहाँ से कितने सदस्य आने थे? 292 + 4 296। और देसी रियासतों से कितने आने थे? तो देसी रियासतों से आने थे कितने? आपका 93। ठीक है, और आगे चलकर जो चुनाव होगा इन सदस्यों का, तो ये चुनाव सिर्फ होगा किसके लिए? 292 सदस्यों के लिए। क्यों? क्योंकि देसी प्रांतों से जो चुना जाना था सदस्यों का, उन्हीं का चुनाव होगा। क्योंकि जो देसी रियासत था, रजवाड़े थे जहाँ से 93 सदस्य आने थे, उनको जो है वहाँ के राजा के द्वारा इनको मनोनीत किया जाना था, तो इनके लिए चुनाव नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार जो 4 कमिश्नरी प्रांत था उनके लिए भी चुनाव कराने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहां से भी इसी प्रकार मनोनीत करके जो है 4 सदस्यों को इनमें संविधान सभा में शामिल किया गया था। चुनाव ध्यान रखिएगा कितने सदस्यों के लिए हुआ था? तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ था 292 सदस्यों के लिए। कब हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। ठीक है, कुल सदस्य कितने थे? फिर से 389। उनमें से जो ब्रिटिश प्रांत थे 11, उनसे कितने आने थे? तो 292। इसके बाद में जो है उनके कमिश्नरी प्रांत से कितने? तो 4। और जो है देसी रियासत से कितने आने थे? तो इनसे आने थे 93। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो है आप देखेंगे यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में जो है स्थान आवंटित किए जाने थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो जनसंख्या के वितरण के आधार पर, उनके अनुपात के आधार पर किया गया था। और संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाना था। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि कितने पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर उस क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला की बात हो रही है यहाँ, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ये जो कुल संख्या था महिलाओं का वो कितना था? 15। इसके बाद में अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 26 और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 33, ये उनकी संख्या थी। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग आगे अगर देखें तो आगे आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हम लोग अब देखने वाले हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। अर्थात संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ, उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं रही और उनसे जो जुड़ी चरण हैं उनको देखेंगे, विभिन्न प्रकार के चरणों को, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग यहाँ डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध कि इस वीडियो को तुरंत जाकर लाइक करें, कमेंट्स करें और इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना ना भूलें इस चैनल को, क्योंकि आपको याद रहे कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा मैं आप लोगों के समक्ष लाइव नहीं आ सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर करें।
ताकि मुझे भी इस प्रकार के मेहनत करने के लिए जो है प्रेरणा मिल सके और मैं आप लोगों की सेवा में संलग्न रहूं। तो आइए देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये ध्यान रखिएगा, तिथि पूछता है कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद में इनकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसा अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे संविधान सभा में। आगे चलकर 9 दिसंबर 1946 को इनकी प्रथम बैठक हुई। उनके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है सच्चिदानंद साहब के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनको जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया। साथ ही उस दिन 2 काम और हुआ। पहला, हमारे सर वी.एन. राव साहब को संविधान सभा के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही एस.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है 2 दिन बाद फिर से 11 दिसंबर 1946 में 2 दिन जोड़िएगा तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है हमारे नेहरू साहब के द्वारा जो आप देखेंगे क्या किया गया, तो संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया। क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। और इन उद्देश्य प्रस्तावों को जो है आगे चलकर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा के द्वारा इनको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और यही जो है आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, आगे चलकर हमारे संविधान का आधार बनेगा और उनका जो है प्रस्तावना बनेगा, जिसके कारण ही हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा, जिनमें प्रमुख समितियों की बात करें तो इनमें जो है प्रक्रिया समिति, इसके बाद जो है आपका वार्ता समिति, इसके बाद जो है संचालन समिति, इसके बाद जो है कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है इन विभिन्न समितियों में अगर सबसे प्रमुख समिति की बात करें तो ये था सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति, ठीक है। एक्चुअली ये 7 सदस्यीय समिति था, जिनके अध्यक्ष जो है हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे। और इनके अन्य 6 सदस्यों की बात करें तो उनमें जो है कौन कौन से 6 सदस्य थे उनको हम लोग अभी नीचे देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है ये जो प्रारूप समिति था उनको जो है पेश कब किया गया, ये क्वेश्चंस भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। इसको पेश किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो प्रारूप समिति के बारे में जो क्वेश्चंस पूछता है वो ये पूछता है कि सबसे पहले तो ये कि इन समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसके बाद कभी कभी आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर पूछ देगा कि प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में जो है 7 मारकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ छोड़कर बोल रहा है अम्बेडकर साहब को, तो उनको छोड़कर तो सिर्फ 6 सदस्य थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6। साथ ही में इनमें ये पूछता है कि इनको पेश कब किया गया था प्रारूप समिति को, तो ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे हम लोग प्रारूप समिति का अध्ययन डिटेल में करने वाले हैं, जहां हम अम्बेडकर साहब और प्रारूप समिति के बीच जो है संबंध को देखेंगे। तो आगे हम लोग इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन अर्थात अंतिम वाचन के लिए 14 नवंबर कब 14 नवंबर 1949 ईस्वी को इनकी बैठक की शुरुआत हुई और ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को समाप्त हुआ। और उसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। और उसी दिवस को हम लोग प्रत्येक साल 2015 से जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा को जो है अंतिम रूप से जो है अंगीकृत और अधिनियमित किस वाचन में किया गया, तो तृतीय वाचन। ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 14 नवंबर
14 नवंबर 1949 ईस्वी को, और ये ख़त्म कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान के निर्माण में अगर समय की बात करें तो इसमें टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को। इसके बाद जो है संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया या पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ तो 26 नवंबर 1949, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का तिथि क्यों चुना गया, मैंने आपको प्रस्तावना वाले खंड में भी ये बात बताया था। इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पहली बार जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर भारत की स्वाधीनता दिवस की या स्वतंत्रता दिवस को जो है मनाया गया था। उन्हीं तिथि को इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्वपूर्णता देने के लिए जो है यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया था। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन से ये बनता है कि भारत गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत जो है गणतंत्र घोषित हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभार ईस्वी पूछ देगा तो ईस्वी पूछेगा तो 1950 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में जो है ये मान्यता प्रदान किया गया। अर्थात कहा गया कि जब तक भारत में चुनाव नहीं होता और सरकार नहीं बनती, संसद का निर्माण नहीं होता, तब तक जो है भारत का संसद कौन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा भारत का संविधान सभा। और ये स्थिति मई 1952 ईस्वी तक बना रहा, जब तक कि भारत में सरकार का गठन और संसद का निर्माण नहीं हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस सेशन को। आगे कह रहा है कि संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से अगर हम किन किन व्यक्तियों या दिमाग की उपज का जो है योगदान रहा इसमें, तो आप देखेंगे इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य JB कृपलानी, TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर का मस्तिष्क का ये उपज था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है संविधान का पिता कहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान का पिता किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है हमारे अम्बेडकर साहब को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देखेंगे कि संविधान सभा की विभिन्न समितियां, क्योंकि संविधान का जो निर्माण हुआ तो संविधान सभा के द्वारा इन संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का जो है निर्माण किया गया और सबसे पहले जो है इनके लिए 13 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, इन समितियों ने अगस्त 1947 ईस्वी तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी और उनके पश्चात जो है उनके बाद जो है उन रिपोर्टों पर जो है संविधान सभा ने विचार किया और फिर आगे चलकर जो है ये जो संविधान सभा है उनमें जो है सबसे प्रमुख जो समितियां थी वो थी प्रारूप समिति, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और ये 7 सदस्यीय था, जिनमें से जो है 2 सदस्य बाद में चेंज हो गया था और इनके बदले दूसरे को इसमें नियुक्त किया गया था, जिनमें एक सदस्य जो था वो N माधव राव, जब जो है स्वास्थ्य कारणों से जो है BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था तब N माधव राव को उनकी जगह नियुक्त किया गया। और जो दूसरा सदस्य बदला गया वो DP खेतान का जब 1948 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगा तो उनकी जगह जो है TT कृष्णमाचारी को इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो है BL मित्र की जगह जो है संविधान सभा में किसको शामिल किया गया, तो ये किया गया था किसको, ये किया गया था आपका N माधव राव को, किसके जगह, BL मित्र की जगह। और एक और मैंने बताया कि DP खेतान की जगह किसको, तो TT कृष्णमाचारी को 1948 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है ये कि प्रारूप समिति के सदस्य की अगर हम बात करें, BR अम्बेडकर साहब अध्यक्षता किया था उनके अलावा, तो इनमें टोटल 6 सदस्य थे। मैंने आपको बताया था कि आगे हम नाम को देखेंगे, तो ये कौन कौन से थे इनको देखिए। पहला इसमें जो थे वो थे N गोपाला स्वामी अयंगर अर्थात NG अयंगर। दूसरा थे आलादी कृष्णा स्वामी अयंगर या अय्यर अर्थात AK अय्यर। तीसरा जो इनका सदस्य था वो था मोहम्मद सदुल्ला और चौथा KM मुंशी। पांचवा BL मित्र
मित्र और छठा डीपी खेतान साहब। ठीक है, फिर से एक बार, पहला एन गोपाला स्वामी अयंगर अर्थात एनजी अयंगर, दूसरा AK अय्यर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा मोहम्मद सदुल्ला, चौथा KM मुंशी, पांचवा BL मित्र, छठा DP खेतान। आगे चलकर BL मित्र की जगह कौन आया तो N माधवराव, और फिर DP खेतान की जगह कौन आया तो TT कृष्णमाचारी। कब आया तो 1948 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए, जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए उनका चुनाव कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग महाराष्ट्र, पूना इत्यादि लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि BR अम्बेडकर साहब का जो चुनाव है वो संविधान सभा के सदस्यता के लिए कहाँ से हुई थी तो ये हुई थी बंगाल क्षेत्र से। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालों की अगर बात करें तो इनमें महात्मा गांधी साहब, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू थे। इस बात को भी याद रखिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है लोग इन व्यक्ति का नाम सुनते ही ये सोच लेते हैं, ये परसेप्शन बना लेता है कि ये तो संविधान सभा में शामिल होगा ही, अगर उनको कंफर्म पता नहीं होता है तो इसलिए याद रखिएगा कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण साहब और जो तेज बहादुर सप्रू साहब थे वो संविधान सभा के सदस्यता को अस्वीकार करने वालों में से थे, अर्थात उनमें जो है वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम लोग देखेंगे संविधान की प्रकृति और स्वरूप। ठीक है, अगर हम संविधान की प्रकृति व स्वरूप की बात करें तो भारत के मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग एवं 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियाँ थी। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसके बाद में कितने भाग तो 22 भाग, कितने परिशिष्ट तो 4 परिशिष्ट, कितने अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 395 ही है, लेकिन अगर इनके उपशीर्षक को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये तकरीबन जो है 442 से ऊपर चला जाता है। इसके बाद अगर हम भाग की बात करें तो 25 भाग हो गया है। ठीक है, इसके बाद परिशिष्ट 4 से बढ़कर 5 हो गया है और अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कुछ स्टेटमेंट है जिनको आपको ध्यान रखना है कि पहला ये कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये स्टेटमेंट D.D. बसु साहब ने कहा था और दिया था भारतीय संविधान के रूप में। उसी प्रकार जो है भारत का संविधान अर्ध संघीय किसने कहा तो KC व्हीलर साहब ने कहा था, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही भारत का जो पुदुचेरी ऐसा राज्य है जहाँ जो है पुदुचेरी एक्चुअली ये UT है, क्या है UT यूनियन टेरिटरी, जहाँ फ्रेंच भाषा जो है सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे जो है भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोग देखते हैं, और ये स्रोत विदेशी स्रोत और फिर देसी स्रोत बारी बारी से हम लोग दोनों को देखेंगे। पहले हम देखते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ से हमने मौलिक अधिकार, राज्य की कार्यपालिका के जो प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जो है राष्ट्रपति के होने का प्रावधान हमने वहाँ से लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उनसे संबंधित महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, विधि है, एवं वित्तीय आपात जो 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, उन सभी प्रावधानों को हमने अमेरिका से लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो
तो यहाँ से लिया है पहला तो संसदीय सरकार, संसदात्मक शासन प्रणाली। दूसरा हमने लिया उनसे एकल नागरिकता। इसके बाद में विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने वहीं से लिया है, और मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से हमने सबसे प्रमुख जो लिया है वो लिया है नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का जो प्रावधान है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा वो प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कैसा सदस्य? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, याद रखिएगा। और फिर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं। और दिल्ली और पुदुचेरी के अनुशासित प्रदेश के जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियां हैं उनका जो मनोनयन किया जाता है उनको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और इनकी संख्या कितनी है तो इनका जो है उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने लोगों को मनोनयन किया जाता है। और फिर उनका उत्तर मैं भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वही दूंगा, तो इनको जो है कमेंट करना न भूलें। ये बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है, तो इसे आप लोग उत्तर ज़रूर दें, ठीक है। और आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ जो है आप लोग के लिए और जो है बेटर चीज़ शामिल करने की गुंजाइश है। तो आप लोग हमें सजेशन ज़रूर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और जो है बेटर जो है चीज़ों को कर सकूं, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और इसके अलावा आपातकालीन जो उपबंध है वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा लिया है, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि हमने प्रस्तावना कहाँ से लिया है फिर? तो प्रस्तावना हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन भाषा कहाँ से लिया है? तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो समवर्ती सूची है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है तथा शक्तियों का जो विभाजन बंटवारा हुआ है वो भी हमने किससे लिया है? तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा संसदीय अगर विशेषाधिकार की बात करें तो ये भी हमने किससे लिया है? ये भी हमने लिया है किससे? ये भी लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार के तहत जो है अगर हम एमपी की बात करें तो उन्हें अनुच्छेद जो है आपका 105 के तहत, और जो है उनको जो विधायक है उनको अनुच्छेद 94 के तहत ये जो है विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से बात करें तो वहाँ से हमने आपातकाल के परिवर्तन के दौरान जो है राष्ट्रपति को कौन कौन से मौलिक अधिकारों को जो है समाप्त करने का जो शक्तियाँ प्राप्त है उन सारी बातों का जो है हमने कहाँ से लिया है? ये लिया हमने जर्मनी के संविधान से। इसके अलावा कनाडा से जो हम प्रमुख बातें लिए हैं वो है अर्ध संघात्मक या संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां भी हमने किससे लिया है? जो कि केंद्र के पास है, कनाडा के संविधान से। यहाँ जो है अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, तो मैं आपको बता दूं अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ऐसी शक्ति से है जिनका जिक्र हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उनमें जो 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट, अर्थात राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, उनमें जिसका जिक्र नहीं है उससे संबंधी जो कानून है कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा केंद्र, और उसे ही हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। और ये किस में निहित है? केंद्र में निहित है। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उनका प्रावधान लिया है। और ये संविधान संशोधन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो होता है ये 368 के तहत। किसके तहत? ये होता है 368 के तहत। किसके तहत? ये होता है 368 अनुच्छेद के तहत। और ये कौन से भाग में है? तो ये है भाग
20 में। किस में इसका जिक्र है? भाग 20 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है 368। इसको ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चंस जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम रूस की बात करें तो वहाँ से हमने क्या लिया है? रूस के संविधान से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपको जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब? 1976 के द्वारा। कि कब? 1976 के द्वारा। ठीक है। और जब इनको जोड़ा गया था तो ये किनके अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे जो है क्या किया गया था? जोड़ा गया था। साथ ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब ये मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया संविधान में तो कुल इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या तब थी 10, लेकिन वर्तमान में कितना है? 11। क्यों? क्योंकि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है, जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, उनके द्वारा जो संविधान में है अनुच्छेद 45 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। और फिर जो है ये अभी जो है कुल कितना है? 11 हो गया है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये मुख्य बातें हैं इनके बारे में, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा जापान से अगर हम बात करें तो वहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। ठीक है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के संविधान से बात करें तो वहाँ से हमने सभी नीतियों के संदर्भ में जो है निदेशक तत्वों का उपबंध कैसे हो उनको हमने वहाँ के संविधान से लिया है। ठीक है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान की अगर बात करें तो वहाँ से हमने जो है गणतांत्रिक व्यवस्था अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। और जो है राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। और ये होता कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का अध्यादेश होता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये आपका संविधान विशेषज्ञ के विचार हैं, न्यायिक निर्णय है और जो संविधियां हैं वो भी हमने कहाँ से उठाया है? फ्रांस के संविधान से ही उठाया है। इसके अलावा इटली से हमने क्या लिया है? तो मूल कर्तव्यों की भाषा ली है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से। लेकिन उनकी भाषा कहाँ से लिए? तो हमने लिया इसे इटली से। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि हमने प्रस्तावना लिया था अमेरिका के संविधान से, भाषा लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। इसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं देसी रियासत। क्या देखने वाले हैं? देसी रियासत। एक्चुअली देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय का जो है गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रियासती मंत्रालय का जो है अध्यक्ष इसे बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय में तकरीबन 552 जो है देसी रियासत, देसी रजवाड़े हमारे देश में थे। और उनको जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है 3 विकल्प दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पहला पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में, और तीसरा जो है वो स्वतंत्र रहे। ठीक है। तो उस दौरान जो है भारतीय जो नेता थे उनके समक्ष जो है ये विकट समस्या था कि इन देसी रजवाड़ों को जो है भारत में कैसे मिलाया जाए, क्योंकि अगर उनको नहीं मिलाते तो जैसे कि आपने देखा भारत और पाकिस्तान का जो है भारत का विभाजन होकर सामने आया, उसी तरीके से जो है आगे ये और कई टुकड़ों में बंट सकते थे। उनकी प्रबल आशंका और संभावना बनी हुई थी। अतः उनको जो है भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी था। और ये जो साहसिक काम है किनको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इस दौरान उन्होंने जो है तकरीबन 349 जो देसी रियासतें थे वो तो आसानी से भारत में मिल गए, किंतु 3 जो थे वो थोड़े अड़ियल किस्म के थे और उनको मिलाने के लिए भारत को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। उनमें जो पहला था वो था जूनागढ़, जिनको भारत के द्वारा जो है जनमत संग्रह कराकर वहाँ जो है इनको मिलाया गया। उसके अलावा जो है दूसरा हैदराबाद, वहाँ पे पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। और तीसरा जो था जम्मू कश्मीर, उनको विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। तो इनमें जो
है यही पूछता है कि जूनागढ़ को भारत में जो है किस विधि से मिलाया गया, तो जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को जो है किस विधि से, तो पुलिस कार्रवाई। उस पुलिस कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो स्टार। क्या दिया गया था? ऑपरेशन पोलो स्टार। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र, जो कि हरि सिंह जो वहाँ के शासक थे, उनके समय में जो है विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्र में विभाजन हो जाने के कारण सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत थे, बंगाल, पंजाब तथा असम के सिलहट जिलों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलकर जो है आपका जो है सर्वाधिक सदस्यों वाली अगर देशी रियासत की बात करें संविधान सभा में, तो थे मैसूर, क्योंकि वहाँ से जो है कुल 7 सदस्यों का जो है मनोनयन हुआ था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण, अर्थात भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, उनके बारे में यहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे। एक्चुअली विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान का जो है गौरव वो भारतीय संविधान को प्राप्त है, तथा साधारण समय में इसका जो है प्रारूप अगर देखें तो ये संघीय हैं, परंतु आपातकाल के समय में ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछता है कभी कभी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्जाम में कि भारत जो है साधारण समय में क्या है, ये संघात्मक है, और आपातकाल के समय में एकात्मक है। तो उनको उलट करके पूछ लेगा कि साधारण समय में ये एकात्मक है, साधारण समय में ये जो है क्या है, एकात्मक, हाँ, और आपातकाल के समय में संघीय रूप धारण कर लेता है। तो वहाँ आप जो है चकमा खा जाओगे। तो ध्यान में रखना है कि ये साधारण समय में क्या है, तो ये साधारण समय में अगर बात करें तो ये जो है ये है संघीय, संघात्मक, और अगर आपातकाल के समय में बात करें तो ये है एकात्मक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात यहाँ एकल नागरिकता दिया गया है सभी को, तथा पंथ निरपेक्षता की घोषणा करता है, अर्थात सभी व्यक्ति को जो है धर्म को मानने और इनका उपासना करने की स्वतंत्रता दिया गया है, जिनको हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात यहाँ सभी धर्मों के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके अलावा संविधान जो है वो संप्रभु है, तथा न्यायिक सर्वोच्चता में ये समन्वय यहाँ पे देखने को मिलता है भारत के संविधान में। इसके अलावा विशालता एवं लिपिबद्धता एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है ये भारत, इसलिए जो है ये भी भारत के संविधान की जो है एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य एवं एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। मैंने अभी ऊपर भी बताया था अभी आपको। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि यहाँ मूल कर्तव्यों की जो है लिपिबद्धता एवं वयस्क एवं सार्वजनिक अर्थात जो सार्वभौमिक मताधिकार का भी प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में शामिल है, जो कि उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा भारत का संविधान लिखित है, ये भी उनकी एक विशेषता है। और भारत में जो है संविधान से ऊपर कोई नहीं है, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता है और ये शक्ति के पृथक्करण की बात करता है, ये भी संविधान की भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो आपने यहाँ विशेषताओं का अध्ययन डिटेल में किया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इनकी विशेषताओं में है स्वतंत्र न्यायपालिका का यहाँ अस्तित्व है भारत में। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार, अभी मैंने बताया था आपको, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नीति निर्देशक तत्व एवं संघीय शासन प्रणाली यहाँ देखने को मिलता है और ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसके अलावा संसदीय एवं अध्यक्षात्मक पद्धतियों का जो है यहाँ पे आपको समन्वय देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा साधारण समय में ये कैसा रहता है, संघात्मक, लेकिन आपातकाल के समय में ये एकात्मक अर्थात अध्यक्षात्मक पद्धतियों को
जो है अपना लेता है और उस ओर जो है ज़्यादा झुका हुआ आपको मालूम होगा। एवं अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के हितों की भी रक्षा करता है। अगर आपको ये समझना है तो आप अनुच्छेद 17 देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं अनुच्छेद 18, उनके बाद आप अनुच्छेद 29, 30, 39, इन सारे अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो इन लोगों की जो है हितों की रक्षा की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता एवं लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित जो संविधान है वो भारत का संविधान है और ये उनकी जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनको आपने अभी देखा। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और प्रारूप समिति के बीच में क्या संबंध थे। तो संबंध ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो बी.एन. राव साहब के द्वारा जो तैयार किया गया प्रारूप था उन पर विचार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा एक कैबिनेट मिशन की एक मिशन या यूं बोलने की एक समिति का गठन किया गया जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि प्रारूप तैयार किसने किया, तो तैयार किया था प्रारूप को किसने, हमारे सर बी.एन. राव साहब ने। लेकिन उन पर विचार करने के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्षता में। इनमें कुल सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, इनमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है। अगर भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर बात करें तो 6 सदस्य थे। ये भी प्रश्न पूछता है। अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका अम्बेडकर साहब। ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। और देखिए यहाँ इनके सदस्यों की बात करें तो ये इस प्रकार हैं और ये सदस्य कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। पहला तो है इनमें भीमराव अम्बेडकर साहब जो कि अध्यक्ष थे। इनके अलावा जो है N.G. रंगा साहब और इनके अलावा B.L. मित्रा। इसके बाद चौथा सदस्य K.M. मुंशी पचमा, कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है। इसके बाद छठा सैयद मोहम्मद सदुल्ला और फिर D.P. खेतान साहब। आगे चलकर आप देखेंगे कि B.L. मित्र के द्वारा जब जो है स्वास्थ्य कानून से इस्तीफा दे दिया जाएगा तो उनके स्थान पर कौन आते हैं, N. माधव राव, ये मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया था। और जो D.P. खेतान साहब है उनकी जगह T.T. कृष्णमाचार्य। इनसे क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रारूप समिति में पहले बनने के बाद जो है इनमें जो है कुल 243 अनुच्छेद था और इसमें 13 अनुसूचियां थी। इसके बाद जो है इन पर विचार किया गया, फिर उसमें सुधार किया गया और दूसरा प्रारूप जो बनाया उनमें जो है 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और अंतिम रूप से जो प्रारूप बना, जो हमारा संविधान बना, वो तीसरा प्रारूप था। अर्थात तीसरे प्रारूप को हमने जो है अपने संविधान के रूप में अंगीकृत किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कभी पूछ सकता है। ठीक है। इसके अलावा इन प्रारूप में अगर देखें तो 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी, 4 परिशिष्ट था और जो है इनमें कुल भाग कितना था तो 22 था। इनको बनाने में कितना महीना लगा, कितना साल लगा और कितना दिन लगा, तो ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। और उसके बाद ये जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया। उसी दिन उनको जो है अधिनियमित और क्या बोलते हैं अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया। इसीलिए जो है जब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया संविधान को, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उनको लागू करने की बात आए तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोग देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। अगर प्रमुख महिलाओं की बात करें तो इनमें सबसे जो प्रमुख महिलाएं थी वो थी कादम्बरी गांगुली। ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी। साथ ही में कोलकाता विश्वविद्यालय एवं कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने का जो है पहला गौरव उन्हीं को प्राप्त है। ठीक है। महिला में। इसके अलावा अगर संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुसूचियां होता क्या है। उनके बाद आपको पता है कि वर्तमान समय में जो भारत का संविधान उनमें 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब ये मूल रूप से बना था तब था 8। तो इन सभी अनुसूचियों का भी बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अनुसूची है क्या, अर्थात इनका काम क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है। तो अनुसूची किसी लेख से जुड़े हुए एक पूरक विवरण का जो है कथन होता है। अर्थात किसी लेख के बारे में यह स्पष्टीकरण देता है। उनको स्पष्ट करने
का या उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है अनुसूचियां बनाई जाती है। किसी अनुसूची में संविधान की किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है, अर्थात उस अनुच्छेद को ये कथन, अर्थात अनुसूचियों में जो कथन है उस अनुच्छेद के बारे में वो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए इसमें लिखा गया है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी मिश्रित अनुच्छेद की व्याख्या, निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या निहित होती है। अनुसूचियां संविधान का एक भाग है, अतः अगर वो भाग है तो संसद उसमें संशोधन भी कर सकता है। ठीक है। और एक बात और बताऊं आपको कि संवैधानिक उपबंध के अनुसार कुछ अनुसूचियां जो है 12 अनुसूचियों में से उनमें संशोधन के लिए जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना संसद के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ अन्य अनुसूचियां जो है उनमें संसद साधारण प्रक्रिया के द्वारा भी संशोधन कर सकती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कुल 12 के 12 अनुसूची कि इनमें क्या है। पहली अनुसूची की बात करें तो यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या करता है। इसमें जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ एक गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र 7 है, ये 7 नहीं, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए कितना, 7 के बदला 8, क्योंकि वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है। क्योंकि आपको पता है कि पहले राज्यों की संख्या बात करें तो 29 था। ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को जब राज्य का दर्जा छीन करके उनको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो राज्यों की संख्या घट गई, 28 हो गया। और जो है संघ शासित प्रदेशों की अगर संख्या देखें तो पहले 7 और 2 9 होना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दादर नागर हवेली और जो है दमन दीव को जो है 1 में कर देने के कारण जो है अभी आप देखेंगे तो ये 9 नहीं हो के संघ शासित प्रदेश कितना है, तो ये 8 है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, और जिनका जिक्र जो है संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। तो ये बेसिकली किससे संबंधित है पहली अनुसूची, तो भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। और ये अनुच्छेद 1 और 4 अर्थात जो है ये भाग 1 का जो है व्याख्या करता है। उनको स्पष्ट करने के लिए जो है पहली अनुसूची को जो है संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो है उच्च संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, जिनका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 148 में है, के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो आपको इतना याद रखना है कि दूसरा अनुसूची किससे संबंधित है, तो संवैधानिक पदों पर जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनके वेतन और भत्ते से संबंधित जो प्रावधान है ये किया गया है आपका अनुसूची 2 में। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो अनुसूची 3 में आप देखेंगे तो इनमें इन्हीं संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी हैं उनके गोपनीयता और शपथ का जो है प्रावधान किया गया है। अर्थात इनमें उच्च संवैधानिक पदों के लिए पद एवं गोपनीयता के शपथ का प्रारूप विद्यमान है। विभिन्न पदों के लिए शपथ के लिए विभिन्न प्रारूप के कारण संविधान विभिन्न संवैधानिक पदों को भिन्न भिन्न कृत्यों अर्थात कार्यों का दायित्व सौंपता है, अतः उन्हें भिन्न प्रारूपों में शपथ लेने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति को जो है किसका शपथ लेना होता है, तो इनको लेना होता है परिरक्षण। किसके परिरक्षण, संविधान के परिरक्षण। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है। राष्ट्रपति कौन सा शपथ लेता है, तो ये लेता है संविधान के परिरक्षण अर्थात प्रिजर्व। इसके बाद संविधान का संरक्षण कंजर्व, और संविधान का प्रतिरक्षण डिफेंड का जो है उत्तरदायित्व उनके ऊपर है, उनका ये शपथ लेते हैं। इनके अलावा अगर आप देखें तो संघ के मंत्रियों को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का शपथ दिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन क्या शपथ लेता है, इनसे जो है क्वेश्चंस बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि कुछ संवैधानिक अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ एवं राज्य के मंत्रियों के पास राज्य के बारे में जो है गोपनीय जानकारियाँ भी विद्यमान होती है, अतः उनको
उन शपथों जो ऊपर आपने देखा है उन शपथ के साथ साथ पद की शपथ के साथ साथ जो है गोपनीयता की शपथ भी लेनी होती है। ठीक है, इसके अलावा संविधान एक वरीयता क्रम सृजित करता है और इस तरह यह जो वरीयता क्रम है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप मुख्य संविधान में शामिल करता है, जबकि अन्य पदों के लिए यह अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का जो व्यवस्था है आवंटन का, उनका जो है व्यवस्था उसमें किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में जो है राज्यों के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो चौथी में। पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो ये जो है अनुसूचित जातियों और उन जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का जो है क्या है इसमें जिक्र है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो इनमें जो है टोटल जो है आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 4 ऐसा राज्य है भारत का जिसके बारे में वहाँ पे जो है वो बंद किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित जो है उनमें जो है प्रावधान है। तो यहाँ पूछ देता है, याद रखिएगा इन चारों राज्य का नाम असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहाँ जाकर आप कंफ्यूज हो गए और गलत लगा दिए। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है संघ सूची, इसके बाद में जो है राज्य सूची और इसके बाद जो है समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का यहाँ जिक्र है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है जिससे संवैधानिक जो है मान्यता प्राप्त है जिन भाषाओं को। ठीक है, इसके बाद आप 9वीं अनुसूची की बात करें तो आपको पता है कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुसूचियाँ थी? 8। ठीक है, आगे चलकर जो है अब हम 9 से 12 जो देख रहे हैं वो आगे चलकर इसमें जोड़ा गया किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 9वीं अनुसूची जो है संविधान में पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और पहले इसमें क्या था, एक्चुअली इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो तानाशाही किस्म की सरकार थी और उस समय में न्यायालयों और सरकार के बीच जो है तानातानी चल रहा था और जो है बहुत सारे जो इंदिरा गांधी सरकार की जो फैसला थी उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था। अतः उन्हीं से बचने के लिए जो है ये 9वीं अनुसूची को जो है संविधान में जोड़ा और कहा कि इनमें जो है जो विषय शामिल होगा उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, इसलिए जो है न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए इस संविधान में इस अनुसूची को जो है शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो इस अनुसूची का भी जो है न्यायिक समीक्षा हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये दल बदल से संबंधित है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उनको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। और लास्ट और अंतिम जो अनुसूचियां हैं वो है आपका 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था। इसी के साथ जो है मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और आप लोगों को इस अध्याय को पढ़ने में, इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा और मैंने अपने तरफ से पूर्ण कोशिश किया है कि आप लोगों को जो है सेटिस्फैक्टरी दे सकूं। तो आज इसी के साथ इस क्लास को जो है ओवर करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। जब तक कि मैं अगला वीडियो लेकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत होता हूँ तब तक इस महामारी के और इस विकट समय में जो है मुझे
उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवारों का ध्यान रखेंगे और इस समय का सदुपयोग करेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।